आज का हमारा फिर से नया टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ITI सेकेंड ईयर क्लास 13 है हमारी। इसके पहले हमने 12 क्लास पढ़ी है। अगर आपको इसके पीछे क्लास आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार आप प्रीवियस क्लास देख लीजिए, वहाँ से आप लोग आगे आइए। और इस क्लास से जो संबंधित आपका PDF है और ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना चाहते हैं तो www.globaliti.org पर जाकर यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप फ्री की PDF पा जाएंगे इस क्लास के, और ऑनलाइन मार्क टेस्ट भी दे सकते हैं। चलते हैं हम लोग आज के अपनी अगली सीरीज पर। अगली सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। देखो हमने पहले भी बताया है आपको कि क्वेश्चन में की पॉइंट पकड़ो, क्वेश्चन में की वर्ड पकड़ो, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा और आपको आंसर क्या देना। अगर ये दो चीज़ जान गए तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पूछा है रिवाइंडिंग प्रोसेस जो दिखाया गया है कौन सा है, ये हाथ से लपेटने वाला है, स्कैन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग, मशीन वाइंडिंग। तो हम बता दें बचपन में या ठंडी के मौसम में अभी समय आ गया है, पतंग बहुत उड़ाते हैं आप लोग, पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते समय जो रील रहती है आप लोग छोड़ते जाते हैं, पतंग हमारी हाइट इंक्रीज करती जाती है और एक हाइट पे चली जाती है। अब फिर पापा का बाद फ़ोन आया, क्या कर रहे हो, तो तुम जल्दी जल्दी वापस से लपेटने लगते हो। जो हमारी रील होती है उसी टाइप का कुछ दिख रहा होगा आपको, धागा लपेटने की। धागा नहीं है यहाँ पे, ये वाइंडिंग वायर है, लेकिन आपने जिसने पतंग उड़ाया है तो उसने देखा होगा, उसके पास जो रील रहती है उसी पे जल्दी जल्दी लपेटते हैं। पापा आएंगे, मारेंगे, पतंग उड़ा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, तो बड़ी तेज़ी से आप लोग जल्दी जल्दी लपेटने लगते हो। तो वैसे कुछ दिख रहा ना आपको ये रील। तो ये जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है ये वाइंडिंग का प्रोसेस है, ये रिवाइंडिंग प्रोसेस है। रिवाइंडिंग मतलब प्रोसेस है, ये कौन सा है, हैंड वाइंडिंग, हाथ से लपेटना। अभी जिसकी चर्चा हमने किया, जल्दी जल्दी आप लपेटने लगते हो। तो ये वाइंडिंग करने का प्रोसेस जो दिखाया गया ये हाथ से लपेटने लिए। बाकी जो मैंने समझाया पतंग वाला वो समझाने के लिए था। विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड रन 3 फेज स्लिप रिंग। देखो बस सिर्फ यही चीज़ तो देखना है, स्लिप रिंग बोला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोला है, तो जहाँ स्लिप रिंग की बात आएगी वहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आ जाएगी। मैनुअली स्टार डेल्टा नहीं, मैनुअली स्टार डेल्टा नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, रोटर रियोस्टेट। रियोस्टेट एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है, रियोस्टेट, ठीक है। वहाँ से हम वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन पाते हैं, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल पाते हैं। तो हमारा कौन सा होगा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा यूज होगा। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार की स्टार्टर यूज करते हैं, स्लिप रिंग की बात किया है तो इसलिए हम रोटर रियोस्टाइट स्टार्टर यूज करेंगे। चला है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। कॉलर का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। क्षेत्रों के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर कॉइल टैपिंग, हेल्प टाइटनेस मटेरियल फॉर फ्लैंगे, निकले हुए किनारे को सामग्री कसने में मदद करता है, कुंडलन में से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। 183 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉलर का कार्य क्या है, कॉलर का कार्य क्या है। तो क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, कुंडलन को टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है, निकले हुए किनारों को सामग्री कसने के लिए हमें बताया था आपने, जो थ्रेड है, धागा, पिछला क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए नहीं, हीट ट्रांसफार्मर के लिए हम जो है, हमारी जो मोटर है नॉर्मली कौन सी मोटर है, अच्छा कॉलर, वहाँ पे हमारे पास खुद अरेंजमेंट होता है मोटर ठंडा करने के लिए। हम लोग पर्याप्त मात्रा में मोटर को ठंडा करने के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुके होते हैं। तो ये मोटर का हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो इंसुलेशन है वो इस मतलब इंसुलेशन की जो क्लास है, क्लास A B F से पढ़ाए थे आपको। तो इंसुलेशन की क्लास जो है इस प्रकार की रखते हैं कि जो हीट है हमारी एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर होता है 105 120, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हमारी होती रहे, और उससे ज़्यादा जब हीट हो जाएगी तो फिर वाइंडिंग इंसुलेशन हमारा फेलियर हो जाता है। तो हीट जो दिया है प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हीट ट्रांसमिशन, तो वो वाला केस यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा है, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड को इंसुलेशन देता है। कॉलर हमारी जो होती है वो हमारी फील्ड को, जो हमारी फील्ड होती है, फील्ड का मतलब कह दे जैसे कॉलर हमारी जो शर्ट पे है, ये पूरा इंसुलेशन यहाँ के लिए नहीं है, कॉलर हमारी इस साइड को इंसुलेट करती है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस कॉलर पे उस कॉलर में थोड़ा अंतर है।
कलर हमारी क्या करती है, ट्रांसमिशन और जो है मैकेनिकल कंट्रोल होता है, मैकेनिकली स्टॉप के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए, और जो मैकेनिकली स्टॉप करने के लिए या ऑन करने के लिए कलर का कार्य करते हैं। ये क्या करती है, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी कोर टाइप, टेरिलीन थ्रेड टाइप, सुपर एनेमल्ड कॉपर, सुपर एनेमल टाइप, डबल कॉटन कवर टाइप। पीवीसी कवर प्रकार, टेरिलीन थ्रेड प्रकार, सुपर एनामल टाइप, डबल। सुपर एनामल टाइप यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं सुपर एनामल कॉपर वायर के लिए, जब देखो यहाँ पे हमने पहली चीज़ बताने से पहले बता दें कि हमारी जो मोटर होती है, मोटर हमारी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की नहीं, मोटर एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसके काम दो प्रकार के इसलिए हो गए। पहले जो घरों में आपके 5 HP, 10 HP, 7 HP की मोटर होती थी तो वो ऊपर रखी होती थी, जैसे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कैप्टिव बोर वगैरह होते थे पहले, तो क्या करते थे, ऊपर मोटर रखी होती थी, नीचे पंखा रखा होता था, या मोटर के बगल में ही पंखा रखा होता था। जब नीचे ही पंखा रखा होता था बगल में, तो पंखा हमारा मोटर जैसे ही सप्लाई दी जाती थी, मोटर रन करती थी, उसके साथ में लगा पंखा भी रन करने लगता। जब पंखा रन करने लगता था तो पंखा आरपीएम बनाता था, तो वैक्यूम क्रिएट होता था, नीचे वैक्यूम क्रिएट होता था, तो नीचे से सक्शन जो हमारा पड़ा होता था पाइप, वो पानी को ऊपर की ओर प्रेशर से लाता है खींच के, ठीक है। अब जब लाता है ये तो ठीक है, लेकिन जब हमारा धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन होने लगा तो हमने क्या किया, मोटर को जो है थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट किया कि मोटर और फैन के बीच में गैप कम हो। तो हमने क्या किया, किसी कुएं में आपने या देखा होगा जाकर के कि जो फैन है, फैन को हम नीचे रखने लगे। पहले फैन ऊपर रखते थे तो भी पानी आ जाता था, वैक्यूम क्रिएट होता, लेकिन अब वाटर लेवल डे बाई डे नीचे जा रहा है, तो हमारा उतने आरपीएम नहीं बन पा रहे हैं जितना वैक्यूम खींचने के लिए ऊपर चाहिए पानी आने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, कुएं में नीचे जाके पंखा सेट कर देते हैं। अब क्या हुआ, देखते देखते वहां पर भी आरपीएम कम होने लगे, तो कुछ दिन बाद को क्या करने लगे लोग, कुएं पर ही मोटर और कुएं पर भी फैन सेट कर देते थे। तो वहां से जब उनकी नजदीक होती थी, क्योंकि जितना दूर उनका वो चलेगा, पट्टा चलेगा लगा रहता है, तो उतने ही ज्यादा स्लिप होगी, और जितना कम रहेगा पट्टा का डिस्टेंस उतनी स्लिप कम होगी। तो लोग आरपीएम ज्यादा बनाने के लिए कुएं में ही मोटर, कुएं में ही फैन सेट कर देते थे, उससे आरपीएम ज्यादा बनते थे। आरपीएम ज्यादा बनेगा, वैक्यूम ज्यादा बनेगा, वैक्यूम ज्यादा बनेगा तो पानी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। अब डे बाय डे क्या हुआ, उसके नीचे वाटर लेवल चला गया। तो हमने क्या किया कि अब फैन और मोटर जो हमारी समर्सिबल मोटर आने लगी, हमने एक ही में ऐड कर दिया। अभी तक हमारा जो क्या होता था, हमारा जो फैन होता था, ऐसे देखा होगा आपने, जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह के फैन होते थे इस प्रकार के होते थे, दो ठे उसमें एक फ्री एक दो पुली लगी रहती थी। मोटर का शाफ्ट ऐसे कनेक्ट होता था उनसे पट्टा से, और सप्लाई देते थे RYB। मोटर आरपीएम बनाती थी, मोटर चलने लगती थी, ऐसे राउंड करता था, इसे पट्टा बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, बेल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसे चलने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, क्योंकि हमें आरपीएम बनाने हैं, क्योंकि वैक्यूम अधिक से अधिक क्रिएट करना है, तो आरपीएम बनाने हैं, तो हमारी जो इस वाली मोटर में जो वाइंडिंग होती थी, इस वाली मोटर में, तो ये हमारी बाहर ही रहती थी, पानी में नहीं रहती थी। तो वहाँ का जो इंसुलेशन होता था वो नॉर्मली हमारा ऐसे चल जाता था, उसमें हम पीवीसी का यूज नहीं करते थे। लेकिन अब हमारी जो मोटर है वो पानी में रहने वाली है, क्योंकि जब समर्सिबल मोटर है तो पानी में जाएगी नीचे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें अच्छा इंसुलेशन चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पीवीसी कवर टाइप। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पानी विदाउट क्लोराइड। अब क्या होता है, जब मोटर और पंखा दोनों साथ में ही सेट होता है, तो जो अभी तक पट्टे के थ्रू जो है फैन घूमता था, अब मोटर की जो शाफ्ट है और जो आपके फैन की शाफ्ट है, दोनों सीधे कनेक्ट होती हैं। जब दोनों सीधे कनेक्ट होती हैं तो आरपीएम बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, मतलब लगभग अपने रेटेड स्पीड का पाने ही वाले होते हैं, वो पाते कभी नहीं है। अगर क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड, जो उसकी रेटेड स्पीड होती है, उसको पा लेगी तो सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। पाती कभी नहीं, बस पाने ही वाली होती है। बस हमेशा बस उसको यही एहसास होता है कि मतलब हम ये जूम कर सकते हैं कि इस समय सिंक्रोनस मतलब एक अपना एक पीक पॉइंट होता है हर आदमी के जीवन में। एक ऐसे दो मौके आते हैं जहां से चाहे तो वह बहुत आगे तक जा सकता है, चाहे तो वहीं से पीछे आ सकता है। तो एक पीक पॉइंट होता है, उससे ऊपर फिर नहीं जाता आदमी, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है, उसी में सीमित हो जाता है। तो जब हमारा फैन और समरसीबल दोनों बिल्कुल इंटरलॉक हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आरपीएम सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो जितना मतलब उससे, जैसे अभी 60-70 फीट में वाटर लेवल था, अब वाटर लेवल हमारा 110 में जा रहा है, 110 फीट में जा रहा है। तो वहाँ पे जब इतना ज़्यादा उनको आरपीएम मिलेगा,
लोअर वाटर लेवल से भी पानी ऊपर खींच लेंगे। इसलिए जितने कुएं वाले ट्यूबवेल हैं वो सब फेल हो गए, क्योंकि फैन उनका उतना आरपीएम देके वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पा रहा ताकि वो पानी ऊपर आ पाए। इसलिए ज़्यादातर सबमर्सिबल मोटर में फैन के साथ हम लोअर करते हैं, सीधे वहीं पे आरपीएम बनेगा, वहीं तक सप्लाई देते हैं, पानी में ही जाके सप्लाई दे देते हैं, पानी में फैन, पानी में मोटर, बिल्कुल लॉसेस होता ही नहीं, सीधे सप्लाई मिलेगी आपको, घर बैठे खाना मिले। कहते नहीं घर बैठे मिले खाने को तो काहे जाए कमाने को, ऐसे कहावत है ना, वही चीज़ है। तो वो बिल्कुल घर बैठे मिलेगा, तो उसको जब हमारी सारी सुविधा हमको घर में ही मिल रही है तो जाहिर सी बात है हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, शरीर हमारी फिट रहेगी। अभी बाहर जाएंगे, किराए कमरा लेंगे, बनाएंगे, खाएंगे तो थोड़े अनफिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। घर का खाना सब लोग खाना चाहते हैं, तो वही चीज़ वो अधिक से अधिक आरपीएम बनाना चाहता हो तो उसके लिए वहीं पर सप्लाई चाहिए, वहीं पर फैन चाहिए, वहीं पर मोटर चाहिए उसे, क्योंकि अधिक से अधिक वैक्यूम बनाना है। वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है डे बाई डे, हमें पानी तो ऊपर लाना ही लाना, बिना पानी के जीवन चलने वाला नहीं। तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, वहां पे बेटर कौन सा हो जाता है, वहां पे बेटर हो जाता है पीवीसी कवर टाइप। फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंडिंग। देखो बस सिर्फ ये देखा करो कि पूछा क्या है, कीवर्ड क्या है, रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंडिंग अवॉइड एसी मोटर। एसी मोटर में लॉन्ग कोड वाइंडिंग क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लगाते, अवॉइड करते। अवॉइड का मतलब बचाते हैं, बचाव करना, अवॉइड करना। जैसे कहते नहीं कि हमने उनसे कहा कि सर हमारा ये काम कर दीजिए तो हमको अवॉइड कर रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं, वही चीज अवॉइड मतलब बचाव करने के लिए पूछा है। करने का क्या कारण है, वाइंडिंग ना करने का, देखो ये अवॉइड करना बोला है ना करने का क्या कारण, लो इफिशियंसी, लो स्टार्टिंग टार्क, मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, लेस हीट डिसिपिएशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसने बोला लो इफिशियंसी, उसके बाद लो स्टार्टिंग टार्क बोला, उसके बाद बोला मोर वाइंडिंग वायर यूज, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, लेस हीट डिसिपिएशन की आवश्यकता। व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कोड, हमने बोला था कीवर्ड याद करो केवल, रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंडिंग इज अवॉइड बोला है। लॉन्ग कोड वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, जब लॉन्ग कोड वाइंडिंग यूज करेंगे हम तो क्या होगा, हमें वाइंडिंग वायर की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। वाइंडिंग वायर की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए, और एरिया भी अधिक लेगा और हमारे लिए कॉस्टली भी हो जाएगा। और जब जितनी अधिक वाइंडिंग होगी उतना ज़्यादा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेगा तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो चीज़ हमें कम में मिल सकती है वो चीज़ हमें अधिक मिलेगी, हमारे मतलब कॉस्टली हो जाएगा, पैसा अधिक लगेगा। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्यों नहीं करते, मोर वाइंडिंग रिक्वायर, मोर वाइंडिंग वायर, मतलब हमें ऐसा करने के लिए अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लॉन्ग कोड वाइंडिंग का यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंडिंग अवॉइड इन एसी मोटर, एसी मोटर में लॉन्ग कोड वाइंडिंग का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें तारों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी वाइंडिंग वायर की। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग अधिक जगह है, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग, between overhanging coil and rotor, between overhanging coil and yoke, between overhanging coil and beach। 186 क्वेश्चन कह रहा शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है, किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है पूछा है। 186 पूछा है, अधिक जगह कौन सी वाइंडिंग में मिलती है हमको, which type of winding more space, कीवर्ड देखो मोर स्पेस की बात कर रहा। between overhanging coil and yoke, between overhanging coil and wedge वो होते हैं जो आपके जो बने रहते हैं खांचे के बीच में जो जगह होती है उसको, वहाँ पे जो मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब स्पेस होता है वाइंडिंग के बीच में। अभी यहाँ पे दिखा सकते हैं हम, वेज इस तरीके से कटे हुए होते हैं और उन वेज एक्स्ट्रा जो वेजेज बने होते हैं, तो ये बीच वाले एरिया को वेज बोलते हैं। बोल रहा है बिटवीन ओवरहैंगिंग कॉइल एंड योक के बीच में कहीं हो ही नहीं सकता है, शीतलन के लिए बोल रहा है, हमें शीतलन के लिए, वाइंडिंग शीतलन के लिए बोला है। तो वाइंडिंग शीतलन के लिए हमें क्या चाहिए, बिटवीन ओवरहैंग कॉइल एंड वेज, बिटवीन ओवरहैंग कॉइल एंड योक, बिटवीन ओवरहैंगिंग कॉइल एंड रोटर। अब देखो रोटर और जो आपकी ओवरहैंगिंग कॉइल है, रोटर, अभी योक का फिगर आपने कल देखा होगा, योक का फिगर ऐसे कुछ बना हुआ था, कल आपने शायद देखा है, ऐसा देखा है। अब बोला ओवरहैंगिंग कॉइल, between overhanging coil and yoke, between overhanging coil and rotor, overhanging coil और रोटर, ओवरहैंगिंग कॉइल हो गई हमारी और रोटर, ओवरहैंगिंग कॉइल एंड रोटर, बिटवीन ओवरहैंगिंग कॉइल एंड योक। तो देखो ओवरहैंगिंग कॉइल और योक बोला है कि अधिक जगह है,
अधिक जगह की बात कर रहा है, मैं दिखा रहा हूं अधिक जगह की बात कर रहा हूं। रोटर में और उसके बीच में किस में अधिक स्पेस है, तो अधिक स्पेस आपका जो ये योक वाला जो फ्रेम है इसके और इसके बीच में है, ना कि इसके और इसके बीच में है। ठीक है, तो यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल एंड योक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज। पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी एंड डीसी सप्लाई। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी एंड डीसी सप्लाई। यह क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है, पता नहीं किस आपका क्वेश्चन डाल दिए हैं। बोल रहा हूं वेयर द पैनल बोर्ड कहाँ के लिए होता है। अब कुछ इनको क्या बताएं, जैसे एक वैज्ञानिक थे केल्विन कुछ नियम दे गए थे अपने, उनके नियम थे कि अब उनके नियम उस समय थे, बहुत सी चीज़ें बुजुर्गों की या पुरानी परंपराएं उस समय के हिसाब से फॉलो होती थी, सही होती थी, लेकिन आज के समय से वो परंपराएं मैच नहीं करती, फॉलो नहीं होती। जैसे कि केल्विन की सीमा ये कहती थी, केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था, लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉज बताता था। उन्होंने ये बताया था जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में वायर होते हैं, आपने देखा है ACSR कंडक्टर या जो भी है जाते हैं, आप देखा है ना आपने, जो आपके घरों के बाहर सप्लाई आती है तो उसमें जो वायर होते हैं RYB या न्यूट्रल जो भी आता है आपके घर में, और उसकी कीमत और जो आपके घर के सामने पोल गड़ा है, खंबा स्टील पोल गड़ा है या कंक्रीट गड़ा है, जो भी गड़ा है हमें नहीं पता, आप देखिएगा। बोल रहे हैं तो जो रास्ते में कंडक्टर हैं और पोल हैं, लकड़ी के वो सीमेंट का पोल कंक्रीट का या फिर स्टील पोल हैं, तो उनकी कीमत बराबर होती थी। नंबर ऑफ कंडक्टर, कास्ट ऑफ कंडक्टर, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन या कास्ट ऑफ कंडक्टर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कास्ट ऑफ कंडक्टर, कास्ट ऑफ कंडक्टर, कास्ट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, मतलब बराबर होती थी किसके, कास्ट ऑफ कंडक्टर किसके बराबर होती थी, पोल के, नंबर ऑफ पोल जो आपके होते थे, टोटल आपकी जो डिस्टेंस है उसमें जितने कंडक्टर लगे हैं और जितने पोल लगे हैं उस डिस्टेंस को असेंबली होने में, नंबर ऑफ पोल जो आपके लगे हैं, पोल किसके, वो पोल नहीं मोटर आर्मेचर वाले नहीं है, दोनों नहीं, यहाँ जो पोल लगे हुए हैं स्टील के होते हैं, कहीं सीमेंट कंक्रीट के होते हैं, उस पोल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इनकी बराबर होती थी, हमने मान लिया बराबर होती थी, लेकिन आज हम इनके कोई भी रूल लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्व ही नहीं होता है, मिसमैच होता है। उसका कारण है जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई थी देश में, जब देश हमारा उस समय बहुत गरीब था, उस समय हमारे पास सीमेंट के पोल नहीं थे, कंक्रीट के ये लकड़ी के क्या बोलते हैं स्टील के पोल नहीं थे। उस समय जब पहली बार सप्लाई फॉरवर्ड की गई थी, जोड़ा गया था गांव को शहर से, शहर को प्रदेश से ऐसे जोड़ा गया था, प्रदेश को देश से ऐसे जोड़ा गया था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही असेंबली थी बेटा, कौन सी, लकड़ी की। हमने ज़्यादातर लकड़ी के पोल यूज किए थे। लकड़ी के पोल उस समय जितने लगे थे पूरे रास्ते में और जो कंडक्टर लगे थे, तो उस हिसाब से केल्विन ने कैलकुलेशन किया था, तो उस कंडीशन में लकड़ी के पोल और उस समय जो कंडक्टर था हमारे यहाँ उस समय था, उनका दोनों का जो हमारा खर्च आता था वो इक्वल होता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास स्टील पोल लग रहे हैं या तो फिर सीमेंट कंक्रीट पोल लग रहे हैं और कंडक्टर भी हमारे महंगे हो रहे हैं। तो आज की डेट में केल्विन के हुए कैलकुलेशन एकदम गलत हैं, सरासर गलत हैं, क्योंकि कंडक्टर की कीमत और पोल्स की कीमत आज की जनरेशन में, उस समय लकड़ी का पोल होता था, लकड़ी के पोल होते थे, अपना टेम्परेरी चलते थे, 10-5 साल 20 साल चलते थे, कंडक्टर अपने रहते थे, नॉर्मल चली जाती थी, सिंगल फेज सप्लाई ज़्यादातर चलती थी। लेकिन अब जो है 3 फेज चलने लगे, सारे इक्विपमेंट गांव-गांव में 3 फेज पहुंच रहे हैं, पोल लग रहे हैं। तो अब हमारा पोल का जो पूरा पोल का कीमत है वो कंडक्टर के बराबर नहीं रहा था। कब, जब हमारे पास लकड़ी के पोल थे। तो इसलिए केल्विन के मैंने एक एग्जाम्पल दिया केल्विन का, ऐसे उनके कई सारे नियम हैं जो गलत साबित हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, वेयर द पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड मैंने देखे हैं, अभी इस क्वेश्चन नहीं है, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव में मैंने लगे हुए देखे हैं पैनल बोर्ड। मैं जब था चेन्नई में तो वहाँ पे मैंने देखा पैनल बोर्ड इंडस्ट्रियल मोटर में लगे हुए थे, इंडस्ट्री गया और जो है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए होता है, लेकिन पैनल बोर्ड हमने देखे वहाँ पे लगे हुए हैं। अगर क्वेश्चन के ऊपर जाओगे तो डोमेस्टिक वायरिंग सही है, लेकिन अगर इन प्रैक्टिकल देखोगे तो इंडस्ट्रियल मोटर में भी मैंने पैनल बोर्ड लगे हुए देखे हैं। वहाँ पे तो पूरा स्विच गियर असेंबली आती है इस समय आज की जनरेशन के हिसाब से।
लेकिन जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब लगे हैं, जितने गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है वहाँ पे अभी सब सिस्टम पुराना ही चल रहा है। मैंने देखे हैं पैनल बोर्ड लगे हुए, किसमें? इंडस्ट्रियल वायरिंग में, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव में। लेकिन जो बेसिकली होता है वो डोमेस्टिक वायर सर्किट के लिए होता है। वही चीज़ कहने का मतलब ना कि किताबों की हर चीज़ कहीं सही नहीं होती, और जो हम लोग एज्यूम करते हैं वो भी और किताबों में लिखी हर चीज़ गलत भी नहीं होती। ठीक है, किताबों में लिखी हर चीज़ सही भी नहीं होती, किताबों में लिखी हर चीज़ गलत भी नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डोमेस्टिक वायर सर्किट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है डिटरमाइन द टार्क, डिटरमाइन द टार्क। बस कीवर्ड देखो, बोला है टार्क फाइंड करना है आपको, न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में फाइंड करना है। ठीक है, बीच में गुड़ा है मतलब। प्रोड्यूस्ड बाई 7.5 HP, आपको मोटर की HP दे दिया है। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा वहां पे हम थोड़ा सा रुक के चलेंगे बिल्कुल क्लियरली, और चाहे हम थोड़ा सा भाग जाएं, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आएगी वहां पे थोड़ा सा हम अपने आप को रुक के चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हमें नहीं समझ में आया तो फिर कोई मतलब नहीं हमारे पढ़ने का। थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हमें फार्मूला चाहिए और कैलकुलेशन हमें आने चाहिए। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। पहले सबसे पहले क्या देखो, पूछा डिटरमाइन द टार्क, टी पूछा है, टी आपको फाइंड करना है, टी आपको पता नहीं है। बोला है प्रोड्यूस्ड बाई अ न्यूटन मीटर, टार्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस्ड बाई, अच्छा HP दिया हुआ है 7.5, RPM कितने दिया है स्पीड की? 1440, 10 जो इसकी स्पीड है 1440 RPM। अगर क्वेश्चन बाहर से निकाल लेंगे तो आपको जो बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल दिख रहा है, देखो केवल 3 चीज आपको पता करनी, वहां बहुत सारा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे कर लेंगे तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा 1 HP बराबर 746 वाट, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन 1 HP बराबर 746 वाट कह देते हैं, मोटा मोटा एग्जाम में भी आता है, आप टिक भी मार देते हैं। लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिकल जाएं, रियल में जाएं, तो कोई नहीं बताएगा। मैं आज बता रहा हूँ 1 HP बराबर होता है 745.7 वाट। लेकिन लगभग में आप बोल देते हैं 1 HP बराबर 745.7 वाट 1 HP बता रहे हैं, लेकिन इसको लोग लगभग में क्या मान के लिख देते हैं? 746 वाट। अब ये लगभग कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ये लगभग कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर रियल देखोगे, और एक MHP होती है, उसको बोलते हैं 1 MHP। देखो 1 HP बराबर यहाँ पे दिया है 1 HP बराबर 745, 1 HP बराबर 745.7 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। ये लगभग में है, वो रियल में है, वो रियल में है। कलर चेंज करके बता देता हूं, ये रियल में है, ये रियल है, ये रियल है। और 1 HP बराबर 746 वाट लगभग बोल देते हैं, तो कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद में होता है 1 MHP होता है, मीट्रिक हार्स पावर, MHP। इसको होती है 735.5 वाट, ठीक है। ये होती है 1 MHP, 1 मीट्रिक हार्स पावर होती है 735.5 वाट। तो ये कभी कंफ्यूजन में रखना, कभी कभी पेपर 735.5 वाट दे देता है, तो यही सब चीजें जानना है। रियल में होती है 745.60 वाट, हम लगभग मान के 746 वाट लिख देते हैं। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा चाहते हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए हमारा। तो हम क्या मान लेते हैं? 1 HP बराबर 746 वाट। चलो HP बराबर लिख दिए हम 746 वाट। तो पहले हम 746 वाट की बात बोला है, 746 वाट 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो यहाँ पे लिखो क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है। ओमेगा हमारा फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा ओमेगा बोलता है, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या हुआ? 2 पाई n। अब देखो यहाँ पे 2 दिया है, कितना दिया है? 2 पाई n अपॉन 60 दिया है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 2 इंटू 3 इसकी पाई की वैल्यू होती है 3.14 लिख सकते हैं। उसके बाद n कितना है? 1440।
एन हमारी कितनी है 1440 बटा 60। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा आपका 150 पॉइंट आएगा। सॉल्व करने के बाद आपका लगभग 150.8 ऐसे कुछ आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, फार्मूला में हमने रख दिया है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 150.8 ऐसे कुछ आएगा रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में। इतना आ गया। अब आपको आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है, पूछा है न्यूटन मीटर में पूछा है। अभी हमारा आंसर किस में आया है? रेडियन पर सेकेंड में आया है। अब हम क्या निकालेंगे? हमारा क्या होता है? P इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और टी हमें निकालना है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान पी अपान ओमेगा। क्या होगा? P इक्वल टू क्या होगा? चलो इसको भी कर देते हैं, P अपान ओमेगा। ठीक, P अपान ओमेगा होता है। P हमारी कितनी है? P हमारी कितनी है आपने निकाली है? P अभी नहीं निकाली हमने। अच्छा देखो, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अभी P तो हमने निकाली ही नहीं, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अब हमें निकालनी कितनी है? 7.5 HP निकालनी है। तो 746.7.5 इसको कैलकुलेशन करके निकालोगे आप लोग तो आएगा 5595 आपका आएगा P। अब यहाँ P की वैल्यू आप पुट करोगे, थोड़ा सा P की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। P की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं हम? 5595 अपान ओमेगा कितना आया है हमारा? ओमेगा आया 150.8 ऐसे कुछ आएगा समथिंग। इसको काट दोगे तो बचेगा आपका लगभग 15 3 45। अगर इसको हम जीरो यहाँ से दशमलव हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 3 45 15 105, ये लगभग आएगा 37 आएगा। तो यहाँ पे 37 कहाँ दिया हुआ है? 37 ये दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अभी समझने के लिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखो ये इसका डी आंसर सही है 36.6, ये लगभग 37 आया हुआ है। 36.6 ये दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 36.6 न्यूटन मीटर, ये इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उसके बाद फिश टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया? देखो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है, साफ साफ दिया है। क्वाइन सिक्का जानते हो कैसे होता है? सिक्का सबने देखा है ना, पैसा सब लोग चाहते हैं तो सबने देखा है। यहाँ दिया हो क्वाइन स्लॉट। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस? रोटर रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कीवर्ड मिल गया। हाँ यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कीवर्ड मिला नहीं कि जय गंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। धुआंधार। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस? स्टार्टर टू स्टार्ट 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक और मिल गया कीवर्ड, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात किया है। रोटर रेजिस्टेंस क्यों याद करते हैं? इसका मतलब हमें स्पीड कंट्रोल चाहिए, बार चाहिए, वेरिएबल चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहीं दिया होगा रिड्यूस द रोटर वोल्टेज, रिड्यूस द रोटर करंट, इंक्रीज द टॉर्क, रिड्यूस द पावर लॉस। 190 क्वेश्चन हमारा जो आया बहुत जोरदार है। इंक्रीज द टॉर्क, रिड्यूस द रोटर करंट, रिड्यूस रोटर वोल्टेज। हमने क्या बताया कि मोटर को स्टार्ट होने के लिए हमें स्टार्टिंग में टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए, और टॉर्क जहां पे हमारा स्लिप रिंग मोटर है वहां पे हमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्लिप रिंग मोटर इंडक्शन केस में हमें टॉर्क सबसे ज्यादा दे सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें अत्यधिक टॉर्क चाहिए। अत्यधिक टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर चाहिए, और इसका यूज कहां पे करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इंक्रीज द टॉर्क। अगला क्वेश्चन है गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल त्रिकला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है?
विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली अप्लाइड फॉर 3 फेज स्लिप रिंग, कैस्केड ऑपरेशन मेथड, रोटर रियोस्टेट, चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल मेथड। 191 क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड, अभी देखो हम बता दिए रोटर रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग, अभी देखो ये क्वेश्चन किए हो रोटर रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग, सेम क्वेश्चन अगला पूछ दिया है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो अगला क्वेश्चन भी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, बिना कहे मारोगे रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, तुरंत मार दोगे। अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो, नहीं समझ पाए तो फिर कोई बात नहीं, उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग, हमने आपको बताया था जो हमारी बास्केट वाइंडिंग होती है, टोकरी के शेप में होती है, कुछ ऐसे टाइप के होती है, पूरा उसका परफेक्ट शेप तो मैं नहीं यहाँ पे बना सकता हूँ, ऐसे होती है बास्केट वाली। अब दो ही बास्केट तो है नहीं, मैंने बास्केट बना दी। उसके बाद डायमंड शेप वाली हमारी होती है, वो ऐसे होती है, डायमंड शेप ऐसे होती है, ऐसे चलती रहती है, मतलब हेक्सागोनल टाइप होती है। तो डायमंड शेप भी नहीं है, डायमंड वाली भी नहीं है, बास्केट वाली भी नहीं है। तिरछी वाली मैंने बताया था आपको, तिरछी वाली अभी स्टार्टिंग पिछली क्लास में शायद बताया था तिरछी वाली। तिरछी वाली कुछ ऐसे होती है, तिरछी वाली का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही दिया, देखो ऐसे, ये देखो, फिर बस कहने का मतलब उसके पास सिर्फ कितना एरिया है, उसके बाद फिर आपस में क्रॉस कर गए ऐसे। तो यहीं पे हमें दिख रहा है तिरछी वाली, इसका सही आंसर हो जाएगा तिरछी वाइंडिंग। 192 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तिरछी वाइंडिंग है, क्योंकि बास्केट वाली है नहीं, बास्केट वाली, बास्केट का संरचना हमने पहले बताया, ये तिरछी वाली का संरचना जो बताया अभी यही मैच कर रहा है। देखिए गौर से देखिएगा इस वाइंडिंग को, इसका वो दिखाया गया है, इसका छायांकित भाग ऊपर दिखाया गया है, देखिए ये दिखाया गया है तिरछी, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा, आप देखिएगा ऐसे कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये तिरछी वाइंडिंग है, क्योंकि हमने आपको बताया जो हमारी बास्केट वाइंडिंग होती है वो किस तरीके की होती है, आपको बताया था अभी। बास्केट वाइंडिंग हमारी कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे सर्किल टाइप में होता है, कोन नहीं होता, ऐसे बास्केट वाइंडिंग हमारी ऐसे होती है। और जो हमारी डायमंड शेप वाली हमने बताया ऐसे होती है, वो दोनों तो है नहीं, तो ये हमारी कौन सी है, तिरछी वाइंडिंग। राइट आंसर इसका सही है इसकी वाइंडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर वाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच, कॉइल पिच इज लेस देन, कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच, मतलब कॉइल पिच छोटी है पोल पिच की। ये सिंबल आप लोग जानते हैं, जिसका दोनों मुंह उसकी ओर रहता है वो बड़ा होता है, जिसका एक सिंगल डायरेक्शन रहता है वो छोटा होता है। ये घर का तरीका बता रहे हैं समझने के लिए, बाकी ये ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारी जो पोल पिच है ग्रेटर देन है कॉइल पिच से, तो यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा आंसर सही हो सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर वाइंडिंग द कॉइल पिच। ये देखिए क्वेश्चन का कीवर्ड आपको मिल गया, ये सूत्र मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को करवाया है। जिस वाइंडिंग में हमारा कॉइल पिच छोटा है पोल पिच से, उसको हम शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि हमारी वाइंडिंग जो है छोटी हो गई, कॉइल पिच हमारी वाइंडिंग की है वो पोल पिच से छोटी है, शॉर्ट हो गई, तो शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच इज डीमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग मतलब संकेंद्रित, एक होती है वितरित, एक होती है संकेंद्रित। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, जानते हैं ना, कहते हैं कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो, सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, सफलता समय मांगती है तो एक समय दो उसको, मतलब एक ही वे में तैयारी करो। कंसंट्रेट का मतलब होता है एक ही जगह में फोकस करो, जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करो, तो संकेंद्रित हो गया। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ तो मतलब अलग अलग फैली हुई। यहाँ पे क्या बोला है, कंसंट्रेटिंग, बस क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानो, कंसंट्रेटिंग की बात किया है।
विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग, 3 कला संकेतित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, अधिक जगह की आवश्यकता होती है। डिमेरिट पूछा है, ये ध्यान देखना, डिमेरिट का मतलब इसके नुकसान या क्यों खराब है, मेरिट और डिमेरिट। एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता, कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, मोर डिफिकल्ट टू शेप कॉइल यूनिफॉर्मली, इट इज नॉट इजी टू मेक इंड कनेक्शन। कौन सा? 194 का एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है। डिमेरिट, व्हिच डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग बताया ना आपको कि 2 वाइंडिंग 3 वाइंडिंग, एक पहली वाइंडिंग का लास्ट टर्मिनल, दूसरी वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल किसी एक जगह पे जाके मिलते हैं, फिर दूसरी वाइंडिंग का लास्ट टर्मिनल तीसरी मतलब दूसरी कॉइल का लास्ट टर्मिनल तीसरी वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल फिर मिलते हैं। ये सब आके जो है एक जगह पे फिक्स होते हैं, एक जगह पे कंसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, चलिए सब वाइंडिंग के हमारे जो टर्मिनल हैं वो एक जगह पे फिक्स हो रहे हैं, आके सपोज कंसंट्रेट हो रहे हैं एक जगह पे। ठीक है, अब इसकी डिमेरिट बताना है हमें, इसकी डिमेरिट बताना है। स्टेप्ड फार्मर, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है, यह सही क्वेश्चन है। एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। एक स्टेप फार्मर का मतलब होता है कि इनको कंसंट्रेट करने के लिए हमें एक स्टेप फार्मर का मतलब होता है कि उस फार्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्स या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सबको कंसंट्रेट करना है एक जगह पे। बोला कंसंट्रेट वाइंडिंग, 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोला है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्टेप। क्यों खराब है, यही बताया ना कि एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है हमें, वो चीज़ हमारे लिए नुकसान ही तो है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े। तो स्टेप फार्मर इज रिक्वायर्ड, ये इसका दुर्व्यवहार हो गया या इसकी अवगुण हो गए या इसका दोष हो गया। मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताइए। मोटर वाइंडिंग के लिए देखो, मोटर वाइंडिंग के लिए पूछा है जो आरेख दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। की डायग्राम दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है कुछ ऐसे बना हुआ है, ये आपके तीनों फेज हो गए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए फेज, ये लिखा हुआ है बी फेज, ये लिखा हुआ है सी फेज। ठीक है, ये तीनों फेज हैं आपके, और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, इसका जो पहला टर्मिनल है, अगर पहला है तो ऊपर की ओर है तो सेकंड नीचे की ओर है, फिर दूसरे में दूसरा नीचे की ओर है, पहला ऊपर की ओर है। फिर ये पोल हैं ऊपर, पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4, ये चारों पोल हैं। अब देखो डायरेक्शन सबकी अलग अलग दिया है, मैं थोड़ा और छोटा बनाता हूं ताकि आप समझ सकें। ये इसकी एरो ऊपर, इसकी नीचे, फिर सेकंड वाले में उसकी भी नीचे, उसकी भी, इसकी ऊपर, फिर इसकी ऊपर, इसकी नीचे, इसकी नीचे, इसकी ऊपर, ये दिया हुआ है। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर दिया हुआ है। मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताइए। मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताइए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या सोचे हम? इसके लिए ये एक प्रकार से ये देख रहे हो आप कि रिंग जानते हो, घड़ी जानते हो, घड़ी की सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होती हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है ना। और रिंग के लिए जैसे ये रिंग है पहनी हुई है, तो रिंग का जो डायरेक्शन है, इस रिंग को मैं अगर पहना हुआ हूं, अगर इसको निकालने की कोशिश निकल नहीं रही है, अगर इसको सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घड़ी से समझ लीजिए, रिंग नहीं निकल रही। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसके सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका जो शेप बनेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, दोनों का मिला के देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उधर से आता है तो क्लॉकवाइज, इधर से आता है तो एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की अपनी अलग अलग डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमने दिखाया आपको, जो हमने दिखाया वाइंडिंग में, तो देखो ये पूरी सर्किल कंप्लीट होती है। ये हमारे 4 पोल हैं, हमने 3 बनाए हैं, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, चौथा भी है एक जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। रुको 1 मिनट, दिखाया है पहली डायरेक्शन ऊपर है, सेकंड नीचे है, फिर नीचे है। हाँ चलो ठीक है, नीचे हो गई, क्योंकि फिगर में सही दिख नहीं रहा इसलिए हम बना रहे हैं आपको बार बार।
फिर अपर की ओर हो गई, उसके बाद फिर अपर की ओर हो गई, फिर लोअर की ओर हो गई, फिर लोअर की ओर हो गई, फिर अपर की ओर हो गई। ठीक है, अब देखो जो इसकी डायरेक्शन है बेटा वो फाइंड करके इससे कैरी करेगी, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, उसके बाद इसकी डायरेक्शन। तो जो ये शेप बन के आएगा, कहने का मतलब हमारे एक रिंग फॉर्म में शेप बन के आएगा। किस फॉर्म में शेप बन के आएगा? रिंग फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिंग डायग्राम, रिंग फॉर्म में शेप बनेगा। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग का क्लियरली विजुअल नहीं है, क्लियरली विजुअल के लिए बता दें, तीनों का फेस अलग अलग है, लेकिन जब देखो ये एरो क्लॉकवाइज, अगर ये एरो जो है ये क्लॉकवाइज है तो ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का जो शेप बन रहा है वो रिंग शेप बन रहा है। रिंग शेप बन रहा है ना, घड़ी की सुई जब घूमती है तो घड़ी की सुई घूमने का अगर पूरा चक्कर घूम जाएगी तो क्या शेप बनेगा? एक रिंग का शेप बनेगा ना। तो जो हमारे एरो दिखा रहा है चारों पोल घूमने की, भाई हमारी अभी यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ दें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो हमारी घूमती है एन से एस की ओर रहती है, बाहर की ओर अंदर की ओर एस से एन की रहती है, जो भी हो हमें नहीं पता क्या है भाई, आप लोग एक बार देखिएगा फिर बताइएगा। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं उनकी दो कंडीशन होती है, एक समय बल रेखाएं हमारी एन से निकलती हैं एस की ओर जाती हैं, एक समय ऐसे आता है एस से निकलती है एन की ओर रहती है उनकी डायरेक्शन। अब आप लोग पढ़ के बताइएगा क्या होती हैं, ठीक है। तो उनका जो शेप बनेगा, वहां की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात हो रही घड़ी की, घड़ी हमने एग्जांपल दिया आपको, तो रिंग शेप में बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिंग डायग्राम। यही रही आज तक की हमारी क्लास, जानदार शानदार धुआंधार। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल फुल तरोताजगी के साथ। आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो उसका सलूशन भी आप लोग को दिया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए फिर से समय निकाल कर एनालिसिस करेंगे। और आज की हमारी क्लास रही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उन सब बच्चों को भी वो सुविधा मिले जो इस सुविधा से वंचित हैं।